ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए इसरो के पुनः प्रयोज्य लैंडिंग वाहन पुष्पक के सफल परीक्षण के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की निदेशक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विज्ञान संचारक विशेषज्ञ निमिष कपूर। 22 मार्च 2024 वह ऐतिहासिक तारीख है जब भारत ने पुनः प्रयोज्य या रियूजेबल प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफल परीक्षण किया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में 22 मार्च को सुबह लगभग 7:10 बजे इसरो का रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक सफलतापूर्वक रनवे पर लैंड हुआ। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग पर इसरो ने बयान जारी करके बताया कि रियूजेबल लॉन्च व्हीकल तकनीक के मामले में इसरो ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो के अनुसार प्रक्षेपण यान को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और पूर्व निर्धारित मापदंडों को प्राप्त करने के बाद छोड़ा गया। यह मिशन अंतरिक्ष तक कम लागत में पहुंच को सक्षम करने के लिए पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजीज को विकसित करने का एक बड़ा प्रयास है, जो इसरो को और देश को ये कामयाबी मिली है। प्रोफेसर सुब्रमण्यम, आप रियूजेबल प्रक्षेपण यान पुष्पक की दूसरी सफल उड़ान को किस तरह देखती हैं, जो अधिक जटिल परिस्थितियों में इसकी रोबोटिक लैंडिंग क्षमता के परीक्षण का हिस्सा था? ये RLV यानी कि रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का दूसरा लैंडिंग एक्सपेरिमेंट था। इसका नाम है LEX-02 एंड मिशन वो चित्रदुर्गा से किया गया था। सेंटर का नाम है एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज और इसका मेन एम ऑफ दिस थिंग इज टू टेस्ट ऑल द ऑटोनोमस यानी कि पुष्पक यानी रियूजेबल व्हीकल ऑल द टेक्नोलॉजी उनका चेकिंग करने के लिए और किस तरह से वो ड्रॉप करने के बाद अपने आप उसका डायरेक्शन इट हैज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ लैंडिंग एंड देन ब्रेक करने के बाद उसका सेफ लैंडिंग होना चाहिए और उसके बाद स्टॉप होना चाहिए। दैट्स नॉट द ओनली थिंग, वो सब अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल द उपकरण जैसे होता है वो सब विदाउट ब्रेकिंग लैंड होना चाहिए। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट द री एंट्री ऑफ दिस व्हीकल बट इट हैज टू लैंड प्रॉपरली एंड ब्रेकेज होना नहीं चाहिए। तो दिस इज सक्सेसफुली टेस्टेड फॉर द सेकंड टाइम एट ATR चित्रदुर्गा। और किसी भी रॉकेट मिशन में जो दो बेसिक चीजें होती हैं उसको समझते चलें, रॉकेट और उस पर लगा स्पेसक्राफ्ट। रॉकेट का काम स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाना होता है और अपने काम को करने के बाद रॉकेट को आमतौर पर समुद्र में गिरा दिया जाता है, यानी इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं हो पाता। लंबे समय तक पूरी दुनिया में इसी तरह के मिशन को अंजाम दिया जाता रहा है और यहीं पर एंट्री होती है रियूजेबल रॉकेट की, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। रियूजेबल प्रक्षेपण यान RLV पुष्पक के बारे में मैडम हमारे श्रोताओं को आम भाषा में समझाएं कि जो ये रियूजेबल रॉकेट की जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह उसको आगे बढ़ाया जाएगा, इससे हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को इसरो को क्या फायदा मिलने वाला है। जो आपने जैसे बोला है कि अंतरिक्ष में स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जो कुछ हम इधर से भेजते हैं तो रॉकेट के ऊपर छट के भेजते हैं, राइट। सो द रॉकेट हैज डिफरेंट स्टेजेस। पहला स्टेज होगा वो सॉलिड प्रोपल्शन जैसा, जस्ट टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, राइट, सिटिंग डाउन, सो चालू करने के लिए। उसके बाद सेकंड स्टेज शुरू होता है, उसके बाद थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। सो जैसे होता है कि वो स्टेज फायरिंग के बाद और फुली यूटिलाइजेशन के बाद वो नीचे आ जाता है एंड दे कैन नॉट बी रीयूज, दे आर फॉलिंग इनटू द ओशन। उसके बाद ये भी होता है कि ऊपर का जो स्टेज है फर्स्ट स्टेज 4 जैसा, वो स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में डालने के बाद उधर ही रह जाता है, तो उसका भी यूज नहीं करना चाहिए। तो अभी वो नेक्स्ट 10 years जो होने वाला है कि बहुत सारे रॉकेट भेजना पड़ेगा और बहुत सारे चीजें लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने पड़ेगी, यानी कि गगनयान जैसा मिशंस। और इफ वी हैव इंडिया स्पेस स्टेशन होता है तो सब वो रॉकेट भेजना पड़ता है। तो टू मेनी ऑफ देम गोइंग देयर एंड वेस्टिंग द मटेरियल इज नॉट द ग्रेट थिंग टू डू। तो हम कैसे ये रीयूज कर सकते हैं इसके बारे में दिस RLV मिशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। क्या होता है कि आपको या सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज जो फुल्ली नहीं बर्न नहीं होता तो उसका भूतल तक वापस लेके टू ब्रिंग इट बैक, इट इज हाउ डू वी डू इट। जो चीज हम इधर से भेजते हैं
उनको उधर पहुंचने के बाद इसको वापस आना पड़ेगा और वापस आने से हमको फिर यूज कर सकते हैं. तो दिस इज द मेन थिंग. सो यू कैन सेंड इट अप and then you bring it back the same thing. So if you want to replace an experiment और चीजें भेजने चाहते हैं, so ये सब ये reusable vehicle से होगा. It is bringing from the orbit. They are not broken because it knows how to land properly so that the spacecraft या any उपकरण it is coming back, it is not broken and it is safely brought back. So reusable, re-entry, all that is together tested. जी, और बिल्कुल इस रियूजेबल रॉकेट की टेक्नोलॉजी को जानना भी बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस रॉकेट से आप कोई भी सैटेलाइट या ऐसा बॉडी आप भेज रहे हैं अपने ऑर्बिट में और उस रॉकेट को आप सुरक्षित तरीके से पूरे ऑटोनोमस तरीके से आप पृथ्वी पर वापस ला रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है. और रियूजेबल प्रक्षेपण यान RLV पुष्पक, जिसको नाम दिया गया है, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, इसरो की सबसे तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण जो प्रोजेक्ट हम कहेंगे, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, उसमें से ये एक है. और इसका जो मकसद है, उद्देश्य है, वो पूरी तरह से रियूजेबल जो प्रक्षेपण यान है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, जिससे अंततः अंतरिक्ष अभियानों की लागत कम हो जाएगी. तो यहाँ पर आपसे मैडम ये समझना चाहेंगे, जो इसकी खास टेक्नोलॉजी बनाई गई है, जो एक ऑटोनोमस बनाया गया है और ये हमारे कंट्रोल पर काम करेगा और ये हमारे हिसाब से सैटेलाइट को उसके कक्षा में छोड़ने के बाद, ऑर्बिट में करने के बाद ये वापस धरती पर आ जाएगा. तो ये क्या खासियत है इस टेक्नोलॉजी में, अगर आप उसको आसान शब्दों में बता पाएं. तो अभी जो टेस्टिंग हुआ है ये 4.5 किलोमीटर ऊपर से हुआ है. आई मीन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4.5 किलोमीटर. और ये जब ये चिनूक हेलीकॉप्टर इसने छोड़ा है वो 4 किलोमीटर आगे भी है. तो चुनौती ये है कि ये इसको पता चलना होगा कि कहाँ पे है रनवे और कितना तेजी से ये नीचे आ रहा है. तो छोड़ने के बाद इसका ऑटोनोमस बॉडी का मेजरमेंट करना होगा कि इसका स्पीड कैसा है, कितना ब्रेक करना पड़ेगा और जितना ब्रेक करने से सेफ लैंडिंग होगा, कहाँ पे लैंड करना है, कैसे लैंड करना है, किस स्पीड से लैंड करना है. तो ये सब there's nobody telling the RLV mission that this is the way you have to do it. No, nobody is telling it. It is autonomous. It's like a self-driving car. So अपने आप पता चलता है कि कितना स्पीड है, कितना ब्रेकिंग करना पड़ेगा, कहाँ लैंड करना पड़ेगा, किस साइड से लैंड करना पड़ेगा, उल्टा नहीं करने का है, सीधे से करना है. तो ये सब जानने के बाद ठीक से करना पड़ेगा. तो ये सब टेक्नोलॉजी है, वे अपने आप मेजरमेंट करके डिसीजन भी लेता है. That is why it is autonomous and the individual technology is there, measurement sensing is there. Sensing के बाद decision भी करना है इसको अपने आप. तो ये decision करके safe landing करके ये successful बनी है अभी तक. यानी हम ये कह सकते हैं कि आज भारत के पास जो ऑटोनोमस लॉन्च व्हीकल है पुष्पक, वो एक तरह से हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हमारी मशीन लर्निंग का एक शानदार एग्जाम्पल हमारे सामने आया है. If you actually see, this autonomous system is in place in most of the ISRO efforts. जो लैंडिंग हुआ था वो भी ऑटोनोमस था. अभी तो रॉकेट का टेक ऑफ जिस होता है ना, तो काउंटडाउन, तो वो भी ऑटोनोमस है. सो सेल्फ डिसीजन, इट इज चेकिंग एवरीथिंग एंड इफ एवरीथिंग इज ओके, दी ऑटोमेटिकली द काउंटडाउन इज कंटिन्यूइंग. आई मीन उधर बैठे हैं जो लोग ना, तो देखे बोलना है कि नहीं ये ठीक नहीं है, रुको, इसको ऐसे नहीं करने का है. वो सिस्टम खुद ही चेक करता है कि ये ठीक है तो चले जाओ, नहीं है तो रुको. तो डिसीजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है, वो चेकिंग से होता है. हमारा जो ये रियूजेबल प्रक्षेपण यान पुष्पक, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, अंतरिक्ष में जाने वाला एक ऐसा वाहन जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. और इसमें जो सबसे महंगे उपकरण है वो सबसे ऊपरी भाग में लगे होते हैं और इस भाग को सुरक्षित वापस लाने से काफी बचत होगी. और भविष्य में इस वाहन का इस्तेमाल अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट में ईंधन भरने या उन्हें वापस लाकर उनके मरम्मत या रिपेयरिंग करने के लिए भी किया जा सकता है. तो यहाँ यह समझना जरूरी है कि किस तरह से ये एक ऑर्बिट में सैटेलाइट को फ्यूल दे पाएगा और कैसे सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट से भी वापस लाने का काम करेगा. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो ये कहा जा रहा है कि पुष्पक ऐसा कर सकता है. मैडम, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे. अभी तक टेस्टिंग जो हुआ है वो ऑटोनोमस लैंडिंग के बारे में हुआ है, लेकिन जो बाकी है वो तीसरा टेस्टिंग जो होता है वो ऑर्बिट में होगा. तो उधर और टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग भी होना चाहिए, क्योंकि आपका जो ये व्हीकल ने जो लेके गया है वो ऑर्बिट तक, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा ना.
तो उसका टेक्नोलॉजी भी टेस्टिंग करना पड़ेगा और जो ये वापस ले आ रहे हैं उसका ट्रांसफर करके आना है। तो जो ऑर्बिट में टेक्नोलॉजी चाहिए ये सब करने के लिए वो भी टेस्टिंग करना चाहिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो टेस्टिंग जा रहा है। तो अभी तक इतना ही हुआ है, लेकिन आगे चल के ये सब टेक्नोलॉजी का भी टेस्टिंग हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप दे विल डू दैट एंड इट कैन बी कंप्लीटली यूज्ड। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कदम है जो इसरो ने, भारत ने अंतरिक्ष के मलबे को कम करने के लिए उठाया है। जैसे कि आपने बताया कि ये भविष्य में टेस्टिंग होगी कि कैसे सैटेलाइट को भी वापस लाया जाए। तो अंतरिक्ष में हमारे पास सैटेलाइट से संबंधित बहुत सारा जो डिब्रिस है, जो कचरा है, मलबा है, वो भी इकट्ठा होता जा रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और भारत अंतरिक्ष के मलबे को कम करना चाहता है और पुष्पक भी उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अंतरिक्ष में कचरा कम करने की दिशा में आप इसको कैसे देखती हैं? तो अभी जो हो रहा है वो नीचे का स्टेजेस, रॉकेट का नीचे का स्टेजेस है ना, वो समुद्र पे गिर जाता है, लेकिन ऊपर का स्टेज जो होता है वो ऑर्बिट में पड़े हुए हैं। और उसके अलावा जो सैटेलाइट वो उधर चल रहे हैं वो भी है और वो सैटेलाइट उसका काम हो चुका है और हमारा कांटेक्ट भी नहीं है वो सैटेलाइट से। तो ये सब बहुत चीजें हैं और ये सब लो अर्थ ऑर्बिट में है, वो 300 to 600 किलोमीटर के बीच में है। तो बहुत मुश्किल है कि कहाँ पे ये और हमारे ऑर्बिट में न पड़े और यू डोंट वांट एनी एक्सीडेंट आउट देयर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज जो हम अभी भेजने वाले हैं उनका जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का वही रहे उधर, वो रॉकेट का पीस नीचे आ जाए और यूज करने के बाद वो सैटेलाइट होता है वो भी नीचे आ जाए। तो इसका जो तरीका होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट। नाउ कैसे नीचे आएगा? वन थिंग इज जस्ट बर्न इट अप एंड पुट इट इन द ओशन और रीयूज करने के लिए। तो ये जो हो रहा है वो रीयूज करने का तरीका है। बिल्कुल। और वो उपयोग हो चुके सैटेलाइट जब नीचे आएंगे तो वो भी एक बहुत बड़े अपने आप में कौतूहल पैदा करेंगे और हमारे जो नई जनरेशन है, बच्चे हैं, वो भी उसको म्यूजियम में देखने जा पाएंगे, टच एंड फील कर पाएंगे कि सैटेलाइट जिसने हमें सेवाएं दी हैं, हमारी रिमोट सेंसिंग लेके कम्युनिकेशन का काम किया है, उसको हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं। तो बहुत सारा मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है अब इस मामले में। और इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया है कि भारत के अंतरिक्ष मिशन को किफायती बनाने के लिए पुष्पक लॉन्च व्हीकल को भारत में बनाना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कदम था और लॉन्च व्हीकल में सबसे महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होते हैं और ऐसे में दोबारा इस्तेमाल होने वाले लॉन्च व्हीकल बनने से यह व्हीकल मिशन की सफलता के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित उतर सकेगा और अगले मिशन में फिर से इसी लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और रूस जो विंड स्पेस शटल पर अपना काम बंद कर चुके हैं और इसरो इस पर काम करने जा रहा है नई टेक्नोलॉजी के साथ में। जैसा कि स्पेस टेक्नोलॉजी के कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका और रूस की जो टेक्नोलॉजी जो थी वो 20वीं सदी की थी, यानी पुरानी टेक्नोलॉजी है और इसलिए उन्होंने अपने इस पर काम बंद कर दिया है। लेकिन इसरो जिस टेक्नोलॉजी से विंड स्पेस शटल बना रहा है वो 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी है। ऐसे में इसरो का शटल अमेरिका रूस के शटल की तुलना में एडवांस्ड होगा, बेहतर होगा। इस विषय में आपकी क्या टिप्पणी है? मैम, यूएसए में क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर का वो लॉन्चिंग है होता है ना, तो एलन मस्क का स्पेस एक्स और जेफ बेजोस का वर्जिन अटलांटिक एक्सेट्रा होता है ना, उनका जो रीयूजेबल व्हीकल है वो नीचे वाला री एंट्री व्हीकल्स है, उसका तरीका डिफरेंट है और हमारा तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर एम्ड एट ब्रिंगिंग बैक द री एंट्री व्हीकल्स। तो रीयूजेबल प्रक्षेपण यान RLV पुष्पक की सफलता के बारे में इस चर्चा के लिए प्रोफेसर सुब्रमण्यम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे इसरो के पुनः प्रयोज्य लैंडिंग वाहन पुष्पक के सफल परीक्षण के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की निदेशक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विज्ञान संचारक विशेषज्ञ निमिष कपूर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।